बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। आज नए साल 2026 का पहला दिन है। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक मजमून छपा जो डिलीट करवा दिया गया। क्या वजह बनी उसको डिलीट करवाने की? ज़ोहरैन निज़ामानी एक पीएचडी स्कॉलर हैं जो कॉलम लिखते हैं, उन्होंने आज बहुत ही खूबसूरत कॉलम लिखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो डिलीट करवा दिया गया। आगे चल के आज की खबरों पे बात करने से पहले मैं उस कॉलम का जो उर्दू तर्जमा है वो मुख्तसर आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अगले रोज़ मैंने वीडियो के अंदर इस बात का जिक्र किया था कि इस वक्त जो हमारे हुकूमत है, अरबाब इख्तियार हैं, उनके और नौजवान नस्ल के दरमियान जो गैप है, इसी के ऊपर उन्होंने आज लिखा है। और उसका जो उर्दू तर्जुमा मैं आपके सामने रखूं तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ताकतवर बूढ़े मर्द और औरतें जो इक़्तिदार में हैं उनके लिए इट्स ऑल ओवर, यानी सब कुछ ख़त्म हो गया है। नौजवान नस्ल को आप जो कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं खरीद रही। आप स्कूलों और कॉलेजों में जितने भी लेक्चर्स और सेमिनार्स का एहतमाम करें, पैट्रियाटिज़म यानी हुब्बुल वतनी को फ़रोग देने की कोशिश कर लें, लेकिन इट्स नॉट वर्किंग, यानी ये नहीं हो रहा। पेट्रियाटिज़म यानी हुब्बुल वतनी फितरी तौर पर आता है जब बराबर मौके मिलते हैं, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो और मौसर निज़ाम हो। जब आप लोगों को बुनियादी ज़रूरियात फराम करें और उनके हकूक़ यकीनी बनाएं, तो आपको स्कूलों कॉलेजों में जाके तलबा को ये नहीं बताना पड़ेगा कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करें, वो वैसे ही मोहब्बत करेंगे। ज़ोहरैन निज़ामानी लिखते हैं कि नौजवान ने जहन, यानी इस वक्त जनरेशन जी का उन्होंने हवाला दिया। इस जनरेशन जी उनको कहा जाता है जो इस वक्त मौजूदा जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, नौजवान हैं, ये इनको जनरेशन जी कहा जाता है। इससे पहले वाली जनरेशन अल्फ़ा है। तो वो ये कहते हैं कि नौजवान जहन जनरेशन जी अल्फ़ा वो बिल्कुल जानते हैं कि हो क्या रहा है, और आपकी मुसलसल कोशिशों के बावजूद आप उन्हें अपना पेट्रियाटिज़म का जो नुक्ता नज़र बेच रहे हैं वो उसको भी देख रहे हैं। इंटरनेट की बदौलत जो थोड़ी बहुत तालीम हमारे पास बाकी है, आपकी कोशिश है कि जितना हो सके लोगों को अनपढ़ रखा जाए, लेकिन आप नाकाम हो गए। आप नाकाम हो गए कि लोगों को बताएं कि वो क्या सोचें। वो खुद सोच रहे हैं। शायद वो अपने ख्यालात से बुलंद आवाज़ शायद वो अपने ख्यालात बुलंद आवाज़ से कहने से डरते हों, क्योंकि वो सांस लेना पसंद करते हैं। लेकिन वो आपके खुद साख्ता नेकी और फजीलत के नकाब को देख रहे हैं। आप ताकत से इक़्तिदार में रह सकते हैं, लेकिन लोगों की आपको कोई परवाह नहीं। आप सिक्योरिटी के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर ये आपकी आवाम में मकबूलियत के बारे में नहीं ये चीज़ बताती, तो आपको इन चीज़ों का जायज़ा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए इनफ इज़ इनफ, उनके लिए काफ़ी हो गया है, और उन्होंने सीख लिया है कि वो ताकतवरों को चैलेंज नहीं कर सकते। वो मुल्क छोड़ रहे हैं। ये बहुत मिसाली होगा अगर सोचें कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे। वो खामोशी से निकल जाएंगे और मुड़ कर नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके जो दोस्त बोले थे वो खामोश करवा दिए गए। लेकिन बूमर्स के लिए इट्स ऑल ओवर। बूमर्स कहते हैं पुराने दिमाग, फरसुदा दिमाग। ये जो जनरेशन जी, जनरेशन अल्फ़ा है, और जो बहुत पुराने बाबे हैं, जो पुराने ख्यालात के हामिल हैं, उनके लिए बूमर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ज़ोहरैन ज़मानी साहब लिखते हैं कि बूमर्स के लिए ये सब ख़त्म हो चुका है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। नौजवान आबादी और मौजूदा हुकूमत के दरमियान बहुत बड़ा खलीज है, कोई मुश्तरका बुनियाद नहीं। जनरेशन जी तेज़ इंटरनेट चाहती है, इक़्तिदार वाले मजबूत फायर वॉल चाहते हैं। जनरेशन जी सस्ते स्मार्टफोन्स चाहती है, बूमर्स उस पर टैक्स लगाना चाहते हैं। जनरेशन जी फ्रीलांसिंग पर पाबंदियां नरम चाहती है, बूमर्स रेगुलेशन बढ़ाना चाहते हैं। इनके दरमियान कोई भी मुश्तरका नुक्ता नहीं। यही वजह है कि बूमर्स हार गए हैं। ज़ोरैन निज़ामानी लिखते हैं कि आप जितनी जंगें चाहें करवा लें, जनरेशन जी इन पर मीम्स बना लेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया को सेंसर कर लें, जनरेशन जी यूट्यूब, रंबल, डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर छलांग लगाकर अपनी राय दे देगी। बूमर्स, अब आप ख्यालात को सेंसर नहीं कर सकते। वो जैसे कहा जाता है कि आप आइडियाज़ को किल नहीं कर सकते, आइडियाज़ बुलेट प्रूफ होते हैं। तो ज़ोरैन ज़मानी लिखते हैं कि बूमर्स को मुखातिब करके कि आप ख्यालात को सेंसर नहीं कर सकते। वो दिन गए जब अब लोगों को बेवकूफ़ बना सकते थे, अब कोई बेवकूफ़ नहीं बन रहा। हाँ, हमारे पास लाइब्रेरियाँ नहीं। हाँ, अपार्टमेंट किराए पर लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, कार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी मेहनतों की बदौलत जो मईशत हमें सौंपी गई है वो आपके अखलाक से भी बदतर है। लेकिन इस सब के बावजूद हम चलते रहते हैं, किताबों, सोशल मीडिया, काफ़ी शॉप्स और डबल बेटी बीफ बर्गर्स में तसल्ली ढूंढते हुए, हम गंदे पानियों में तैरते हुए। हम आपकी टीवी पर तकरीरें नहीं देखते, क्योंकि अक्सर जो आप कहते हैं वो हंसी का सामान होता है। इसके लिए हमारे पास स्टैंड अप कॉमेडी है। मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों देखें? वक्त बदल रहा है और जितनी तेज़ी से आप समझें इतना बेहतर होगा, लेकिन आपको परवाह भी नहीं। आपके बच्चे बाहर हैं, आप रोज़ाना लाखों में कमा रहे हैं, आपके पास लामहदूद ताकत है, आप बेहतरीन खाना खाते हैं और साफ़ पानी पीते हैं। आपको परवाह क्यों होगी? तब होगी जब आपको पता चलेगा कि कोई आपकी सुन नहीं रहा। जानते हैं क्यों? जनरेशन जी ने हेडफोन लगा रखे हैं और स्पॉटिफाई पैड है। अगर सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो आधे के पास जाने के वसाइल होंगे, बाकी आधे आपको अपना म्यूज़िक सुनवाएंगे, और अच्छे अंदाज में नहीं।
बूमर्स, हम तंग आ चुके हैं, हम आपका बयानिया अब नहीं खरीदेंगे, ये बहुत पुराना हो गया है। ये उन्होंने मजमून लिखा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर, और इस मजमून को जो है वो डिलीट करवा दिया गया है। लेकिन वजह क्या है कि हकीकत दिखाई है। 2 रोज़ पहले वीडियो के अंदर मैंने भी ये बात की थी कि इन नौजवानों के आइडियाज़ को आप नहीं किल कर सकते, ज़बरदस्ती अपने ख्यालात उनके ऊपर नहीं मुसल्लत कर सकते। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि लोग सोच क्या रहे हैं, लोगों के ख्यालात क्या हैं। और ये जो बूमर्स जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, मैंने ये कहा था कि ये बाबे जो है ये चाहते हैं कि आज का नौजवान उन ज़ावियों से सोचे जिन ज़ावियों से हम सोच रहे हैं। लेकिन ये इट्स नॉट वर्किंग जैसे उन्होंने ये कहा, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि इट्स ओवर, ख़त्म हो गया है, और जितना जल्दी इसका इदराक होगा उतना बेहतर होगा। बहरहाल ये तो कोशिश की गई, लेकिन आज के दौर में, पुराने ज़माने में ये होता था कि कोई अखबार छपता था, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती थी कि जो ताकत को पसंद नहीं आती थी, अरबाब इख्तियार को पसंद नहीं आती थी, तो अखबार ही पूरे, यानी वो या तो डिलीट करवा दिए जाते थे, अखबार रख लिए जाते थे, यानी वो पब्लिश ना हो। लेकिन अब तो आपने उसको इंटरनेट से तो डिलीट करवाया है, लेकिन वो चूँकि मालूमात के इतने ज़राए हैं कि वो अब सब तक पहुँच गया है, तो ये बहुत ही अहम था। मैंने कहा कि इसका तर्जुमा आपके सामने रखें। अच्छा, आज की कुछ अहम खबरें जी। एक तो कल से जो एक सागा चल रहा था, मुसलसल खैर चल रहा था, उस्मा बुखारी और शफ़ी जान के दरमियान, अब वो मामला ख़त्म हो गया। कल रात शफ़ी जान ने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर एतराफ़ किया इस बात का कि उनसे गलती हुई है, उनको नहीं कहना चाहिए था, हीट ऑफ द मोमेंट था, और वो उस पर उन्होंने माज़रत भी कर ली। और ये उनका एक बड़ापन है, और पढ़े लिखे आदमी के दरमियान यही फ़र्क होता है। इसी वजह से मंसूर अली ख़ान साहब जो इसमें बहुत एक मुसलसल इसके ऊपर बात भी कर रहे थे, कल मैंने उनके ऊपर बात भी की थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि शफ़ीउल्लाह जान ने मुझे कॉल की और कहा कि उस्मा बुखारी से मुतालिक जो बात हुई वो कहना नहीं चाहता था, मैं माज़रत ख्वाह हूँ, मैंने वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। मंसूर अली ख़ान कहते हैं कि मेरे ख्याल में यही पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती है। इसके बरक्स उस्मा बुखारी को अगर कहा जाए कि आपने ये बात गलत की है, तो वो गुस्सा कर जाती हैं। ये फ़र्क है। ये कुछ लोग कल तलाश कर रहे थे ना, और ये बात दुरुस्त है कि अगर एक ने गलत बात की है, दूसरे ने उसका गलत जवाब दिया है, तो दोनों में कोई फ़र्क तो नहीं रहता। लेकिन ये फ़र्क है कि उसको एहसास हो गया कि मैंने गलत किया है, उसको लोगों ने कहा कि तुमने गलत किया है, तो उसने आके माज़रत कर ली और कहा कि मुझसे गलती हो गई है। उसके बरक्स दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने इनिशिएट किया, जिन्होंने प्रोवोक किया कि आप गलत बात करें, उनको मंसूर अली खान कहते हैं कि अगर उनको कहा जाए कि आपने गलत बात की है, तो वो गुस्सा कर जाते हैं। ये फ़र्क है, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, और यही फ़र्क जो है वो इंसानों में और गैर इंसानों में जो चीज़ डिफरेंशिएट करती है, वो यही करती है। इंसान खता का पुतला है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती में अगर गलती हो जाए तो उस पे माज़रत करना इंसान को बड़ा बनाता है, उससे कुछ छोटा नहीं होता। ये लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी है कि ये एक यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक सोच है, हमारे माशरे के अंदर, कि अगर मैं गलती मान लूँगा तो मैं शायद छोटा हो जाऊँगा, लेकिन जो गलती मान लेता है इंसान, गलती हो जाती है, वो बड़ा होता है। वो जो गुस्सा करता है वो छोटा होता है, जो कहता है नहीं मैंने गलती नहीं की, वो छोटा होता है। गलती मान लेने में कोई हर्ज नहीं होती, और ये शफ़ी जान का बड़ापन है, और सब लोग इसको सराह भी रहे हैं कि उन्होंने जो उनसे गलती हुई थी, जो उन्होंने गुफ्तगू की थी, उस पे उन्होंने माज़रत की है। अच्छा, सुहेल आफरीदी जो है वो 9 जनवरी को सिंध जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। 9 जनवरी को वो कराची पहुँचेंगे। आज उन्होंने अपने एक्स पर ये जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर ये पैगाम दिया कि 9 जनवरी यानी जुम्मे के दिन सुहेल आफरीदी जो है वो कराची जाएंगे, और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वो वहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में वहाँ पे लोगों से मुलाकात भी करेंगे, इमरान खान का पैगाम भी पहुँचाएँगे। और जिस तरह से लाहौर में उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त शो किया, 3 दिन वहाँ पे उन्होंने गुजारे, तो मोस्ट प्रॉब्ली हफ्ता जुम्मा, हफ्ता इतवार वो कराची में रहेंगे, शायद सिंध के दूसरे इलाकों में भी जाएंगे, और वहाँ पे लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे, और जो इमरान खान की स्ट्रीट मूवमेंट से मुतल्लिक उनके पैगामात हैं वो सुहेल आफरीदी जो है वो सामने रखेंगे। अच्छा, कुछ अहम खबरें, जैसे रोज़ बताया जाता है कि पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ बहुत ऊंची उड़ान भर चुका है, तो उस हवाले से ये बताना भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी जो ऊंची उड़ान है उसकी असल हकीकत क्या है। पाकिस्तान के अवाम को मुसलसल टैक्सों के बोझ तले दबाया हुआ है। तनख्वाहदार तबके के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लग गए हैं, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है, और उस टैक्स के भरमार के बावजूद खबर यह है डॉन की कि टैक्स जो FBR है वो रवां साल जो पहले 6 माह को उन्होंने टारगेट सेट किया था टैक्स कलेक्ट करने का, टैक्स जमा करने का, उसके अंदर 331 अरब रुपए जो है वो उसका शॉर्टफॉल है, यानी वो उसको नहीं कर सके। पेट्रोल के ऊपर तकरीबन 100 रुपये से ज़्यादा, 120 रुपये तो सिर्फ टैक्स एक लीटर के ऊपर लिया जाता है, 80-82 रुपये तो सिर्फ जो है वो लेवी की मद में लिए जाते हैं। और लोगों की जेबों से किसी न किसी तरह से कोई सेल्स टैक्स, कोई GST, मुख्तलिफ अतराफ में वैल्यू एडेड टैक्स, पता नहीं कितने टैक्सेस हैं, वो लेने के बावजूद भी जो इदारा है वो इसमें नाकामी का शिकार है। एक तो डॉन ने ये खबर छापी है। दुनिया न्यूज़ ने ये कहा है कि पाकिस्तान रेलवे जो है
وہ غیر متوازن اخراجات کی وجہ سے مالی بحران کا شکار ہے، اثاثے بھی ناکارہ ہو گئے ہیں۔ یعنی پی آئی اے پہلے مالی بحران کا شکار، مسلسل 35 ارب روپے پاکستانی عوام کے جیب سے ان کو دیے جا رہے تھے، وہ انہوں نے کہا جی اس کو بیچ دو، اس کو ٹھیک نہیں کرو، اس کو کسی کو دے دو وہ ٹھیک کر لے گا، اور 10 ارب روپے میں دے دو باقی کر لیں گے۔ اچھا وہ انہوں نے دے دیا، اس میں پتہ چلا بعد میں کہ جی فوجی فرٹیلائزر والوں نے عارف حبیب کو سامنے رکھ کے وہ لے لیا ہے، اور اب پاکستان ریلویز کو ٹھیک کر لیں، اس کو پرائیویٹائز کر لیں یا جو بھی کرنا ہے اس کو بھی کر لیں، لیکن یہ چونکہ اتنا منافع بخش نہیں ہے تو شاید اس وجہ سے جو ہے وہ اس پہ ابھی نظر نہیں پڑی ہے، لیکن یہ جو ہے وہ آج کی دنیا نیوز نے یہ خبر دی ہے کہ وہ بھی مسلسل خسارے کا شکار ہے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو خسارے کا شکار نہ ہو، جہاں سے کوئی اچھی خبر آتی ہو۔ معیشت کے میدان سے مسلسل بری خبریں آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی سب اچھا کی رپورٹ دی جاتی ہے کہ سب اچھا ہے، لیکن سب اچھا ہے تو وہ پھر لوگوں کو کیوں نہیں پتہ چل رہا، اور لوگ مان کیوں نہیں رہے، بیانیہ بک کیوں نہیں رہا، جیسے سٹارٹ میں زورین نظامانی نے بات کی ہے۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں ناظرین، مزید اپڈیٹ ہوں گی تو آپ سے شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔